और मेरठ कांड के बाद मुजफ्फरनगर से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। खतौली कोतवाल इलाके के भंगेला गांव में एक पत्नी ने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस सनसनीखेज मामले में पति की हालत इस वक्त गंभीर है। वो मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोप है कि पीड़ित पति अनुज को उसकी पत्नी सना ने जहरीली कॉफी दी। कॉफी पीते ही अनुज की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में परिवार वालों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टर उसकी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अनुज के परिजनों का आरोप है कि महिला के पहले से किसी और के साथ प्रेम संबंध थे, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। बताया जा रहा है कि महिला जिससे मोहब्बत करती थी वो उसके संबंध में भांजा लगता था। कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए विनेश पवार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विनेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अनुज है उसकी हालत किस तरीके की है और ये पूरा मामला है क्या, कब से इन दोनों के बीच में ये खटास थी और अब पुलिस जो सना है इसकी पत्नी उसे क्या लेकर गई है अपने साथ, पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हालत अभी स्थिर है और मेरठ एक अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। जो पूरा मामला है वो मामला कुछ इस तरह से है कि बताया जा रहा है कि जो युवक है उसकी जो बहन ने पूरी जानकारी दी और परिजनों ने जानकारी दी है। महिला का और उसके पति का के बीच में किसी न किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद होता चला आया है और इसी दौरान जो 2 साल के भीतर, जब शादी 2 साल पहले हुई थी, इस 2 साल के भीतर कई बार विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते जो महिला है अपने मैके भी कई बार चली गई। कई बार सामाजिक लोग और पारिवारिक लोगों के बीच में समझौता हुआ, समझौते के बाद ये महिला वापस घर भी आई है। अब जब दोबारा घर पर आई तो युवक के परिजनों का यही आरोप है कि महिला ने कॉफी में जहर दे दिया। हालांकि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, इस मामले को लेकर पुलिस बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। जो युवक है जो जिसका इलाज चल रहा है उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जो आरोपी महिला है जिस पर आरोप लगा है उससे भी पूछताछ की जा रही है और तमाम जितने भी साक्ष्य हैं वो पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये मामले में कितनी सत्यता है। पुलिस का यही साफ तौर पर कहना है कि जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरी पूछताछ और जांच पड़ताल पुलिस की जारी है, जिसके बाद जो भी मामला प्रकाश में आएगा उसके बाद ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कुशीनगर में बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा। अहरौली बाजार थाने के बसंतपुर गांव की घटना है, जहां पर जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में बेटे ने चाकू से गला रेतकर मां की हत्या कर दी। मां की हत्या करने के बाद बेटे ने खुद पुलिस को फोन करके अपनी मां को मारने की जानकारी दी और खुद को गिरफ्तार करने की बात कही। फोन पर इस तरह की बात सुनकर पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब घटना की तस्दीक हो गई तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके बाद हमेशा नाराज रहता था माता जी से और बार बार कहता था कि तो के मुआ दे, तो के काट दे, तो के हई कह दे, तो के हो कह दे, हमको पूरा जमीन लिख दा, यही सब कहता था। वो नहीं कुछ कर रही थी तो इसी वजह से खुंदस था। जब भी आता था उनसे कायदे से बात नहीं करता था, पूरा गांव घूमता था, राजनीति करता था और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, बिना नशे को रह नहीं पाता है। इशरावती देवी पत्नी सुरेंद्र द्विवेदी, जिसका अपने पुत्र बृजभूषण द्विवेदी से जमीन बेचने की बात को लेकर के कुछ विवाद हो गया, जिसमें बृजभूषण के द्वारा अपनी मां के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस के द्वारा शव को
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर प्रकरण में शोषण धारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। और मथुरा की बात की तो यहां पर पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा। पुलिस टीम झगड़े की सूचना पर पहुंची हुई थी। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामला थाना कोसीकला इलाके के नकासा मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बातचीत करने के लिए नितिन गौतम इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये पूरा मामला क्या था जिसके बाद पुलिस पहुंची है, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पथराव किया गया पुलिस को, और इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है अब तक? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मथुरा थाना कोसीकला के नकासा इलाके का मोहल्ला है, जहाँ एक ही विशेष समुदाय के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और पथराव हुआ था। सूचना पर जो इलाका पुलिस थी चेतक, वो वहां पर मौके पर पहुंचती है, तब भी पथराव जारी रहता है। और उसके बाद जब थाना प्रभारी को सूचना दी गई तो बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी काफी देर तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हुई और उसके बाद लगातार पथराव रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो मौके पर मौजूद थे वो मामूली रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद कई थानों की फोर्स पहुंची है और पुलिस ने इस मामले में अब तक के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाने की बात अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। और झांसी में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों को शादी के जाल में फंसाकर मोटी रकम वसूला करती थी और फिर वहां से फरार हो जाती थी, और इसी काम में उसका पति और 2 अन्य साथी भी मदद करते थे। लुटेरी दुल्हन का गिरोह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाली टीम, जिसका नेतृत्व रानी तिवारी जो जबलपुर एमपी के रहने वाली हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इस टीम में कुछ पुरुष व महिला भी सम्मिलित हैं। एसएचओ ककरवई व टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों का खुलासा कर जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष हैं। सर, इन्होंने और कहीं भी किया कि पहला काम था? नहीं, ये पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। यहाँ पर जानकारी होने पर हम लोगों ने तभी देकर इनको गिरफ्तार किया। और अलविदा की नमाज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अलविदा की नमाज को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश हैं। सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। किसी भी नई परंपरा को शुरू ना होने दिया जाए। डीजीपी ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अलविदा की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस रहेगी। अलविदा की नमाज पर ड्रोन से भी निगरानी करने के निर्देश प्रशांत कुमार ने दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। तो कुछ नियम कानून के साथ अलविदा की जो नमाज है उसको अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये सार्वजनिक सड़कों, जगहों पर नमाज ना अदा की जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन खास तौर पर ध्यान रखे, किसी नई परंपरा की शुरुआत ना होने दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अलविदा की नमाज जिस वक्त होगी उस वक्त हाई अलर्ट पर रहेगा, और साथ ही साथ इस नमाज पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। तो आज अलविदा नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट है। संभल में जुमा, अलविदा और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को धर्मगुरु भी आगे आए हैं। शाही जामा मस्जिद के शहर इमाम ने जुमा अलविदा पर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील लोगों से की है। मस्जिद में नमाज पढ़ने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। वहीं बहराइच में आज अलविदा की नमाज को लेकर बहराइच पुलिस अलर्ट पर है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स गश्ती पर है। देर रात पुलिस अधीक्षक शहर रामानंद कुशवाहा भी दल बल के साथ बहराइच शहर में गश्त लगाते दिखाई दिए। तो 2 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संभल और बहराइच। आज जुमे की नमाज यानी कि अलविदा नमाज भी है, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्या रात में भी उन्होंने गश्त की है और अब सुबह भी इस पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है।
तो आज अलविदा जुमे की नमाज है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नमाज को लेकर संभल अलर्ट पर है। संभल प्रशासन ने सड़कों और घरों की छतों पर नमाज नहीं अदा करने के आदेश जारी किए हैं और खास तौर पर संभल की सेंसिटिविटी को देखते हुए यहां पर गश्ती की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है क्योंकि आज अलविदा की नमाज है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आज लखनऊ में पीएससी की 9 कंपनी तैनात रहेगी और साथ ही साथ ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। ड्रोन के जरिए भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तो वहीं मुस्लिम समाज भी कल की जुमे की यानी कि आज के जुमे की नमाज की तैयारी में जुटा हुआ है और उनका भी कहना है कि अमन शांति के साथ आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। अलविदाई जुमा है और इस वक्त रमज़ान रुखसत हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शहर लखनऊ में और पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से सारे मुसलमान भाई हमारे अलविदाई जुमा पढ़ते हैं और हर मस्जिद जो है पूरी तरीके से पैक रहती है, भरी रहती है। मैं इसमें ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन व अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया इस बात को देख रही है कि मुसलमान क्या कर रहा है। लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलविदाई जुमा होगा, लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से कहना है कि आपसी अमन व अमान को और आपसी जो हालात हैं इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं। जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो और प्रत्येक थाने के स्तर पर हर एक जगह जहां जहां भी अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी वहां पुलिस पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। और उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमा और ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं होने देने के फैसले पर प्रयागराज के हिंदू धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। संतों का कहना है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। नमाज के फैसले को लेकर सरकार पर लग रहे भेदभाव के आरोपों को उन्होंने गलत कहा है। देखिए, कोई भी उत्सव करिए, लेकिन जो आम जनता को परेशानी हो करके आप कोई करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मस्जिद है, सार्वजनिक स्थल भी बहुत हैं, तो उस स्थल पे होना चाहिए। और बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अलविदा नमाज से पहले मुसलमानों से अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए। अलविदा की नमाज के वक्त काली पट्टी ना बांधे, मस्जिद में सिर्फ खुदा की इबादत करे, मुसलमान सियासी इस्तेमाल होने से बचे। सभी लोगों ने रमज़ान शरीफ के महीने का, जो रमज़ान शरीफ इबादत का महीना है, उस इबादत के महीने को इन्होंने राजनीतिक कामों में उलझा के रख दिया है मुसलमानों को। अलविदा की नमाज है तो अलविदा की नमाज के दिन ऐलान किया कि तमाम मुसलमान काली पट्टी बांधें। तो इन मजहबी रहनुमाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादत के महीने में राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए। इबादत के महीने को इन्होंने पॉलिटिकलाइज कर दिया है।
और गाजियाबाद के मोतीनगर थाना क्षेत्र में बदहाल तिरंगे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक मस्जिद के गुंबद पर लगे बदहाल तिरंगे को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारने की मांग की, लेकिन आरोप है कि मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया और कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे माहौल गर्मा गया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और हालात को काबू में किया गया। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के गुंबद से तिरंगे को उतारा गया। मस्जिद के ऊपर झंडा फटा हुआ है, राष्ट्र की शान का सरासर अपमान किया जा रहा है। हम यहाँ आए, हमने देखा तो वास्तव में स्थिति बहुत दयनीय थी। झंडे की पूरी किनारी फटी हुई थी। राष्ट्र के गौरव का इस तरह का अपमान हमने शायद कभी नहीं देखा। जब इन लोगों से कहा गया तो ये लोगों ने बाहर का गेट बंद कर लिया और झंडा उतारने के लिए अपने लोगों को छत पे भेज दिया, जिसका सभी हिंदू संगठनों ने घोर विरोध किया। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर एक कार्यक्रम में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में कहासुनी हो गई। बाद में जमकर मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं के बीच हो रही मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी की ओर से मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन कार्यक्रम में जब राजेश सिंह पहुंचे तो उनकी कुर्सी पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह बैठे दिखाई दिए। बस इसी बात को लेकर पहले तो कहासुनी हुई और इसके बाद जमकर दोनों नेताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब इसे लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह से 2 जो पब्लिक नेता हैं इस तरह से लड़ते हुए दिखाई देते अच्छे नहीं लगते। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी लजार मसीह को दिल्ली ले जाया जाएगा। एटीएस की तरफ से कहा गया आतंकी के मददगारों को लेकर उससे पूछताछ हो सकती है। छिपने के ठिकानों की जानकारी ली जाएगी। 1 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी में ही आतंकी लजीर रहने वाला है और अब बताया जा रहा है कि इसे दिल्ली लेकर जाया जाएगा। तो लजार मसीह को दिल्ली लेकर एटीएस जाने वाली है। आतंकी के मददगारों को लेकर भी उससे पूछताछ होगी। साथ ही छिपने के ठिकानों की भी जानकारी पुलिस यानी कि एटीएस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी के लापता जूनियर इंजीनियर विवेक सोनी का शव मिला है। लखनऊ के गुसाईगंज में इंदिरा कैनाल में शव मिला। जूनियर इंजीनियर विवेक सोनी आशियाना इलाके के सरकारी आवास में रहते थे। फिलहाल सीतापुर में तैनात थे। विवेक सोनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मंगलवार सुबह 10 बजे मोबाइल घर में छोड़कर स्कूटी से निकले थे। 2 दिन पहले इंदिरा कैनाल के पास विवेक की स्कूटी मिली थी। परिवार ने आशियाना थाने में विवेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब लखनऊ के इंदिरा कैनाल में उनका शव मिला है। पुलिस द्वारा बॉडी की पहचान विवेक कुमार सोनी के नाम से हुई है, जो पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता के पद पर तैनात थे। जब इसमें अग्रिम जांच करी गई तो पाया गया कि दिनांक 25 मार्च 2025 को थाना क्षेत्र आशियाना में इनकी पत्नी द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था ये कहीं चले गए हैं। और पुलिस द्वारा जब जाँच करी गई थी तो 26 तारीख को इंदिरा नहर के पास ही इनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे मिली थी। पुलिस द्वारा शक में वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम लगा के लगातार ऑपरेशन चला के जांच करी जा रही थी। इसी के क्रम में आज इनकी बॉडी बरामद हुई है। अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। घटना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ताकिया मोती शाह की है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के चलते लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हरदोई जिले में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे कारतूस जब्त किए हैं। बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की थी और मां बेटी को घायल कर दिया था। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में रवाना किया।
पूछताछ में इनके नाम वकील अहमद व पिंकू आए हैं और ये रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हरदोई में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने सौतेली बेटी को गिरफ्तार किया। 23 मार्च की सुबह घर में अकेली रहने वाली लीलावती का शव मिला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। इस पर मृतक के भाई राम भजन ने सौतेली बेटों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पति विजयपाल ने पहली पत्नी लीलावती से बच्चे न होने पर दूसरी शादी की थी। मृतका के गुजारा भत्ते का मुकदमे का फैसला 20 मार्च को आया, जिसमें 4 लाख रुपए एकमुश्त भुगतान देने की साथ साथ हर महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला आया था और इसके ठीक 2 दिन बाद ही महिला की हत्या कर दी गई। और अब देख लेते हैं क्राइम टॉप 10। जालौन की डकोर कोतवाली में एक घर में मुकदमे में वांछित अभियुक्त को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर महिलाओं ने हमला कर दिया। बदमाश को महिलाओं ने पुलिस से छुड़ाया। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया है। कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में व्यापारी का अपहरण मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने व्यापारियों को छुड़ाया। अपहरण में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश नफीस को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से 7 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। बुलंदशहर में थाना नरसेना क्षेत्र में 91 साल के बुजुर्ग पर रेप का आरोप लगा। बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप को झूठा बताया। पुलिस जांच में जुटी है। हापुड़ में पुलिस ने किया रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला सहित एक पुरुष बिचौलिया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने किया लॉजिस्टिक पार्क में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन की पैमाइश करने वाले राजस्व विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला किया। 2 राजस्व कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर में लड़के ने साइबर ठग को ही ठगा। ठग को झांसे में लेकर युवक ने अपने खाते से 10,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर ऑटो से गांजा तस्करी करते थे। उड़ीसा से गांजे की खेप को उठाते थे, बिहार में सप्लाई किया करते थे। बरेली में अफीम तस्करी के आरोप में एक देवर भाभी गिरफ्तार किए गए। 8 लाख की अफीम बरामद किया गया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।